Hello students, I hope you all are doing great. I am Monica Ahlawat. Welcome to my channel Level Up Psychology. यहाँ हम प्रिपेयर कर रहे हैं UPPSC की परीक्षा स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के लिए एंड हमारा चल रहा है यहाँ पे पार्ट 2 सोशल साइंस। उसमें सब्जेक्ट आपका साइकोलॉजी जो कि यूनिट 3 है आपके पार्ट 2 की सिलेबस के हिसाब से एंड आज उसकी हम करेंगे क्लास 2। सो लेट्स सी, क्लास 1 हमारी ऑलरेडी हो चुकी है। ये आपका सिलेबस है यूनिट 3 साइकोलॉजी का एंड उसमें फर्स्ट टॉपिक था आपका मीनिंग्स, मेथड, स्कोप एंड गोल्स ऑफ साइकोलॉजी जो हम लास्ट क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। वो चैनल पे अवेलेबल है, अगर आपने नहीं देखी हो तो आप देख सकते हैं। आज हम शुरू करेंगे हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। इसको हम 2 क्लासेस में करेंगे, आज सेकेंड क्लास में एंड देन बाकी का बचा हुआ थोड़ा सा पार्ट हम करेंगे क्लास 3 में। ओके, क्योंकि थोड़ा लेंदी टॉपिक हो जाएगा तो एक क्लास ज़्यादा लेंदी सही नहीं रहेगी, तो आज हम क्लास 2 में पहले इसको कवर करते हैं। सो सेकेंड टॉपिक है हमारा हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ओके, अब यहाँ पे हम पहले समझेंगे कि हेरिडिटी क्या होती है, एनवायरनमेंट क्या होता है, ये हमें समझना है। कैसे किसी भी चाइल्ड, किसी भी इंडिविजुअल के लिए हेरिडिटी कैसे उसके डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करती है, कैसे उसकी साइकोलॉजी को इम्पैक्ट करती है एंड सेम रोल हम एनवायरनमेंट का समझेंगे कि किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ में एनवायरनमेंट का क्या रोल होता है उसकी डेवलपमेंट में, उसके साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में, है ना, या अदर एरियाज ऑफ लाइफ में। ठीक है, किस तरीके से हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट अपना रोल प्ले करते हैं एंड और हम इसमें देखेंगे कि क्या हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट अलग अलग से रोल प्ले करते हैं या इनका आपस में कोई रिलेशन भी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद हेरिडिटी कि हेरिडिटी क्या होती है। हेरिडिटी आपने सुना भी होगा कि जब हम कहते हैं कि ये चीज़ इसके मम्मी पापा से मिलती है ना, शक्ल मम्मी पापा से मिलती है, या ये पर्टिकुलर कोई ट्रेट है, ये ऐसे जैसे कि इसके पेरेंट्स बिहेव करते हैं वैसे दिस चाइल्ड ऑल्सो बिहेव द सेम वे। ठीक है, तो जो चीज़ हम अपने पेरेंट्स से फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन हमने गेन की होती है इन आवर बॉडी, ठीक है, ऐसे ट्रेट्स, ऐसे करेक्टरिस्टिक्स, वो कहलाते हैं हमारी हेरिडिटी। ठीक है, अब हेरिडिटी में डिफरेंट ट्रेट्स हमारी बॉडी में आते हैं, उसी तरीके से कुछ ना कुछ डिजीज़, कुछ ना कुछ डिसऑर्डर्स थ्रू द जीन्स हमारी बॉडी में आ सकते हैं। ठीक है, तो जो हेरिडिटी के थ्रू हमें जो भी चीज़ मिलती है वी गेट इट थ्रू जीन्स। ठीक है, सो पेरेंट्स से हम क्या लेते हैं, जीन्स लेते हैं। उन जीन्स में जो भी मटेरियल होता है रिलेटेड टू कोई भी कैरेक्टरिस्टिक, कोई भी ट्रेट, वो हमें मिलता है। ठीक है, अपने पेरेंट्स से। सो क्या होती हैं हेरिडिटी, इनबॉर्न ट्रेट होती हैं कि किसी भी चाइल्ड की के अंदर जो बाय बर्थ कुछ ऐसी ट्रेट्स, कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि उसे अपने पेरेंट्स के द्वारा मिलते हैं अपनी बॉडी में, वो कहलाती है। आप वो जो मैकेनिज़्म है ये ट्रांसफ़र होने का फ्रॉम पेरेंट्स टू चाइल्ड या फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, वो कहलाता है आपका हेरिडिटी। ठीक है, सो एवरी चाइल्ड रिसीव इनबॉर्न ट्रेट, इसके एक डेफिनेशन लिख लेते हैं। एवरी चाइल्ड रिसीव्स इनबॉर्न ट्रेट्स। ठीक है, जब हम पैदा होते हैं तो कुछ ना कुछ ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ पैदा होते हैं। ठीक है, फ्रॉम हिज हर पेरेंट्स।
एंड ये जो मैकेनिज्म है ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक को ट्रांसफ़र करने का फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, वो कहलाता है हेरिडिटी। ठीक है, सो दिस मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमिशन of trait and characteristics from one generation to another is called heredity। ठीक है, अब ये जो ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हेरिडिटी के द्वारा हमें मिलते हैं अपने पेरेंट्स से, ये हम चूज़ नहीं करते कि मुझे ये वाला हेरिडिटी में ये वाली चीज़ चाहिए, ट्रेट चाहिए, ये वाला कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए। नो, ये नेचुरली हमारे अंदर आते हैं। ठीक है, सो नेचुरली आते हैं तो हेरिडिटी को कई बारी हम रेफ़र करते हैं एज नेचर। ठीक है, सो अगर कोई नेचर की बात करें डेवलपमेंट में कि नेचर का क्या रोल है, तो इसका मतलब वो कह रहे हैं कि हेरिडिटी का क्या रोल है। ठीक है, किसी भी चाइल्ड के डेवलपमेंट में, उसकी साइकोलॉजी में नेचर का क्या रोल है, यानी कि हेरिडिटी का क्या रोल है। ठीक है, सो आई होप दिस इज़ क्लियर। अब हमने क्या बताया कि हेरिडिटी कैसे आती है फ्रॉम वन पेरेंट टू द चाइल्ड, जीन्स से आती है। ठीक है, ओके, फंक्शनल यूनिट जो है हेरिडिटी की वो कहलाती है जीन्स। फंक्शनल यूनिट क्या है हेरिडिटी की? जीन्स। अब ये जीन्स होते क्या हैं, कहाँ पे होते हैं, किस टाइप से होते हैं, क्या रोल होता है इनका? अब जैसे अगर आपने आपको पता होगा कि हमारी बॉडी सेल्स से बनी है। ठीक है, स्किन सेल्स हो गए, ब्रेन सेल्स हो गए, इस तरीके से आपने नाम सुने होंगे सेल्स के, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स के, है ना। तो हर सेल जो है उसमें हमारे जीन्स होते हैं। किस तरीके से होते हैं? जैसे अगर ये हमारा सेल है, ठीक, इसके अंदर होगा न्यूक्लियस। ये हो गया न्यूक्लियस, जो कि इस सेल को बेसिकली मेंटेन करने के लिए जो इसका जो मेन पार्ट होता है दैट इज न्यूक्लियस। ठीक है, अब इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? इस न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स। इनसाइड द न्यूक्लियस होते हैं आपके क्रोमोसोम्स। इस शेप के होते हैं, ये एक्स टाइप शेप होती है इनकी। ठीक है, रफली मैं यहाँ बना रही हूँ। ये होता है आपका क्रोमोसोम। क्रोमोसोम किसका बना होता है? क्रोमोसोम बना होता है डीएनए एंड प्रोटीन्स का। ठीक है, डीएनए एंड प्रोटीन्स का बना होता है। ये ऐसे ऐसे प्रोटीन्स के ऊपर डीएनए बहुत टाइटली क्वाइल्ड होता है। ठीक है, क्रोमोसोम में। अब जो डीएनए होता है उसकी बात करते हैं कि ये आपका एक्स जैसी फॉर्म में आता है आपका क्रोमोसोम, एंड डबल हेलिक्स शेप में होता है आपका डीएनए। ठीक है, डीएनए कुछ इस तरीके से रहता है। शेप उसकी मैं बना रही हूँ, डबल हेलिक्स इसकी शेप को बोलते हैं। ठीक है,
ये है आपका डीएनए, इसकी शेप होती है डबल हेलिक्स। अब क्या देख रहे थे हम, वैसे जीन्स देख रहे थे, है ना। तो जीन क्या होते हैं, अब आपके जो जीन्स होते हैं वो आते हैं आपके डीएनए पे, ठीक है। डीएनए कैरी करता है आपके जीन्स, ठीक है। तो डीएनए की पर्टिकुलर सेगमेंट्स जो होती हैं वो अलग अलग जीन्स कैरी किए होती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से लेके यहाँ तक की सेगमेंट सपोज करो एक जीन बना रही है आपका, ठीक है। ये जीन हो सकता है आपकी आई कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, आपके स्किन कलर के लिए, आपके टाइप ऑफ हेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, इस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका जीन। आई होप ये इतना समझ आया आपको। अब क्रोमोसोम जो हैं, ठीक है, क्रोमोसोम हमारी बॉडी में आते हैं 46 क्रोमोसोम्स, ठीक है। कितने क्रोमोसोम होते हैं टोटल? 46 क्रोमोसोम्स। और ये इनको बोलते हैं या तो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स या 46 क्रोमोसोम्स, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, 23 आते हैं फादर से, 23 आते हैं मदर से, ओके। इस तरीके से हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। 22 क्रोमोसोम्स तो जो होते हैं वो डिफरेंट ट्रेट्स के लिए होते हैं। जैसे मैंने बात की आई कलर हो गया हमारा, हमारी हाइट हो गई, टाइप ऑफ हेयर हो गया, स्ट्रेट हेयर, कर्ली हेयर, है ना, स्किन कलर, इस तरीके से। एंड जो 23rd क्रोमोसोम होता है, 23rd पेयर होता है, वो डिटरमाइन करता है बायोलॉजिकल सेक्स ऑफ द चाइल्ड, ठीक है, कि बच्चा फीमेल बनेगा मेल बनेगा, वो होता है क्रोमोसोम नंबर 23, ठीक है। सो 23rd पेयर आपका डिटरमाइन करता है बायोलॉजिकल सेक्स ऑफ द चाइल्ड। यू शुड नो दिस, ओके। सो कैसे डिटरमाइन करता है? जो पेरेंट्स में मदर के थ्रू जो क्रोमोसोम आते हैं वो आते हैं XX की फॉर्म में, फादर से जो क्रोमोसोम आते हैं वो आते हैं XY की फॉर्म में। एंड अब यहाँ से अगर आपका XX आता है तो ये बन जाता है फीमेल, ये X एंड ये Y आता है तो बन जाता है मेल, यहाँ से ये XX आएगा तो अगेन फीमेल, एंड ये XY अगर आता है तो मेल, ठीक है। इस तरीके से जो जेंडर है, जो बायोलॉजिकल सेक्स है, वो बच्चे का डिसाइड होता है थ्रू 23rd पेयर ऑफ द क्रोमोसोम, ठीक है। यू शुड नो दिस। हो सकता है ये इस टाइप से क्वेश्चन आ भी जाए हेरिडिटी में, ओके। ये हो गया। अब बात करते हैं, हमने जीन की बात की थी। जीन हमारी फंक्शनल यूनिट होती है, यानी कि जो मेन जो कैरेक्टरिस्टिक दिखाती है वो दिखाती है हमारी जीन, ठीक है। अब ये जीन कैसे दिखाएगी? जीन में क्या होता है? कोई भी जीन जो होता है वो उसके अंदर होते हैं एलील्स, ठीक है। एक जीन के अंदर 2 एलील होंगे, एक पेरेंट से, एक दूसरे पेरेंट से, ठीक। सो इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं, हाइट के एग्जाम्पल से, ओके। एग्जाम्पल लेते हैं हाइट का, कि एक बच्चे की हाइट कैसे डिसाइड होनी है। हाइट का जीन कैसे होगा कि एक एलील आएगा उसका पेरेंट 1 से, दूसरा एलील आएगा उसका पेरेंट 2 से, ठीक है, यानी कि एक मदर से एक फादर से, ओके। HH पेरेंट 2 से आया है स्मॉल h, कैपिटल H है लंबी हाइट के लिए, स्मॉल h है शॉर्ट हाइट के लिए, एंड अगेन दिस, ठीक है। तो इसमें जब ये वाला H एंड ये वाला H कंबाइन करेगा, अब इसमें जो कैपिटल H है वो कहलाता है आपका डोमिनेंट वन, एंड जो छोटा होता है वो कहलाता है रिसेसिव, ठीक है। अब जब डोमिनेंट वाला होता है तो जो ट्रेट आती है वो डोमिनेंट वाली ही आती है,
ठीक है, चाहे बेशक उसके साथ रिसेसिव भी हो। ठीक है, तो ये वाला पेयर बनेगा H एंड स्मॉल h का। जब ये एंड ये कंबाइन करेंगे तो ये बनेगा, इस H के साथ ये वाला H आएगा तो स्मॉल स्मॉल h आएंगे, एंड ये आएगा और ये आएगा तो भी HH आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा दोनों हैं तो लाइक 1 1, बट जो डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो शो हो जाएगा, यानी कि बच्चे की हाइट जो होगी वो कैसी होगी, लॉन्ग हाइट का होगा बच्चा। ठीक है, हाइट उसकी लंबी जाएगी। एंड यहाँ पे भी सिमिलरली लॉन्ग हाइट आएगी। यहाँ पे क्या होगा, दोनों शॉर्ट वाले एलील्स हैं तो शॉर्ट हाइट आ जाएगी, एंड सिमिलरली यहाँ पे भी शॉर्ट हाइट आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये एलील्स काम करते हैं। अब आप देखो कि ये तो हो गए जीन्स के अंदर की बात हो गई कि हमारी बॉडी में कुछ चल रहा है, ये है ना कि जीन्स वहाँ पे अपना कुछ रोल प्ले कर रहे हैं। क्या हमें वो दिख रहा है? क्या आप अपने जीन्स देख सकते हैं अंदर से कि कौन कौन से एलील्स प्रेजेंट है, कौन से कैरेक्टरिस्टिक में कौन सा जीन क्या रोल प्ले कर रहा है ना? हमें खुद नहीं पता कि हमारे अंदर कौन से रिसेसिव जीन्स हैं, कौन एलील्स हैं, कौन से डोमिनेंट वंस हैं, हमें नहीं पता है ना। हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि हाँ प्रोबेबिलिटी है कि अगर हमारी हाइट इतनी है तो हमारे पास ये कॉम्बिनेशन हो सकता है ना। या तो किसी का कॉम्बिनेशन एच एच भी हो सकता है कि दोनों ही डोमिनेंट वाले आ गए तो हाइट बड़ी हो गई। ठीक है, तो ये हो गए जीन्स जो कि हमें दिखते नहीं है ना, लेकिन अंदर ही अंदर बेसिक रोल तो वही प्ले करते हैं, फंक्शनल रोल तो वही प्ले करते हैं हमारे कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड करने में। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड करने में, सॉरी। ठीक है, तो इसको कहेंगे हम जीनोटाइप, कि ये हमारा हो गया जीनोटाइप। ठीक है, सारे जीन्स का जो मिला के जो वो रोल अदा करते हैं वो हो गया आपका जीनोटाइप। अब हमें दिखाई क्या दे रहा है? दिखाई दे रही है हमें ये चीज़, लॉन्ग हाइट, शॉर्ट हाइट। ठीक है, यानी कि जीन्स ने अपना काम कर दिया और उस काम के फलस्वरूप हमें कुछ नज़र आ रहा है। हाइट वाले जीन्स ने अपनी दिखा दी कि ओके बच्चा इतना लंबा है या छोटा कद का है, तो वो क्या कहलाएगा, जिसमें कि हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम देख सकते हैं, हमें वो चीज़ दिखाई दे रही है, उसको हम कहेंगे फिनोटाइप। ठीक है, ये हो गया हमारा फिनोटाइप, यानी कि ये जो चीज़ हमें दिख रही है यहाँ पे, जो हाइट हमें नज़र आ रही है, दिस इज फिनोटाइप। ओके, सो जीनोटाइप तो क्या हो गया आपका, स्पेसिफिक जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल। स्पेसिफिक जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, आपका जीनोटाइप कुछ और होगा, मेरा जीनोटाइप कुछ और होगा, है ना, अलग अलग उसमें प्रोबेबिलिटीज होंगी। एंड ये क्या है, फिनोटाइप क्या होता है? फिनोटाइप होता है हमारा जो ऑब्जर्व किया जा सके, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक। तो ये फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक हो गए हमारे, है ना। सो दीज आर ऑब्जर्वेबल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, अच्छा, अब हमने बात की कि स्पेसिफिक जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल, कि किसी भी इंसान का अपना जो खुद का पर्सनल जेनेटिक मेकअप होता है वो कहलाता है उसका जीनोटाइप। एंड जैसा वो फिजिकल अपीयरेंस से जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेट्स झलक रहे होते हैं उसको हम कहते हैं फिनोटाइप, जो कि हमें नज़र आते हैं। जीनोटाइप हमें नज़र नहीं आता। ठीक है, अब यहाँ पे हमने बोला कि हर किसी का अपना स्पेसिफिक है जीनोटाइप। क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी का जीनोटाइप सेम हो, दो बंदों का जीनोटाइप सेम हो सकता है क्या? तो यस, तो जीनोटाइप सेम हो सकता है आइडेंटिकल ट्विंस का। ठीक है, यहाँ पे हम एक छोटी सी बात करेंगे ट्विंस के बारे में। जो जुड़वां बच्चे होते हैं, तो ट्विंस हमारे होते हैं दो टाइप के। ठीक है, एक तो होते हैं आइडेंटिकल ट्विंस, एक होते हैं फ्रेटर्नल ट्विंस।
आइडेंटिकल कौन से होते हैं? जो बिल्कुल आपने देखा होगा बिल्कुल सेम शक्लें होती हैं, है ना, सेम जेंडर होता है, जब बिल्कुल आप उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, आप कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन कौन सा बच्चा है ना, बिल्कुल एकदम सेम टू सेम लगते हैं। और फ्रेटर्नल ट्विंस कौन से होते हैं कि जो ट्विंस तो होते हैं, सेम टाइम पे बर्थ हुआ होता है, बट यू कैन क्लियरली आइडेंटिफाई कि ये कौन सा बच्चा है, ये कौन सा है, एंड इवन जेंडर भी समटाइम्स अलग हो सकते हैं उनके। ओके, अब ऐसा क्यों होता है? आइडेंटिकल ट्विंस के केस में जीनोटाइप सेम क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे आपका जो जाइगोट होता है वो सेम होता है, यानी कि जो मदर का सेल होता है, सेम सेल फर्टिलाइज होता है एंड वो ब्रेक हो जाता है दो अलग अलग सेल्स में, एंड फिर इनसे दो अलग अलग इंडिविजुअल ट्विंस बनते हैं। ठीक, तो यहाँ पे बेसिकली एक जाइगोट रोल प्ले करता है, तो इसको मोनोजाइगोटिक भी बोलते हैं। ठीक है, मोनोजाइगोटिक ट्विंस। तो जीनोटाइप सेम किसका होगा? इनका सेम जीनोटाइप होगा। ओके, क्योंकि सेम सेल, मदर के सेम सेल से ये बने होते हैं, सेम एग से बने होते हैं, सॉरी नॉट सेल, सेम एग से बने होते हैं। वही डिफ्रेंशिएट होके फर्टिलाइज होके वही जो है 2 पार्ट्स में दो अलग उसमें बन जाता है, एंड वहाँ से अलग अलग बच्चे यहाँ से जन्म लेते हैं। फ्रेटर्नल ट्विंस में क्या होता है कि फ्रेटर्नल ट्विंस में दो अलग अलग एग सेम टाइम पे फर्टिलाइज होते हैं। ठीक है, तो इनसे जो बच्चे बनेंगे वो भी दोनों अलग अलग बनेंगे, लेकिन क्योंकि सेम टाइम पे फर्टिलाइज हुए हैं तो वो सेम टाइम पे बच्चे बनेंगे, तो इट इज ट्विंस। ठीक है, तो उसको कहेंगे फ्रेटर्नल ट्विंस या डाइजाइगोटिक। डाई मतलब 2। ठीक है, इसको हम डाइजाइगोटिक भी बोलते हैं। ओके, सो आई होप ये आपको क्लियर है कि सेम जीनोटाइप किसका होता है? आइडेंटिकल ट्विंस का या मोनोजाइगोटिक ट्विंस का, क्योंकि वो मदर के सेम एग से बने होते हैं। ठीक है, तो ये है आपका जीन्स का पूरा मैंने आपको समझा दिया। हेरिडिटी क्या होती है एक बार मैं आपको ये क्विकली रिवाइज करा देती हूँ, एंड आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। हेरिडिटी क्या होती है? हेरिडिटी जो भी हम ट्रेट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स बाय बर्थ अपने पेरेंट्स से लेके पैदा हुए होते हैं अपनी बॉडी के अंदर, वो कहलाती है हमारी हेरिडिटी। इस मैकेनिज्म को हेरिडिटी कहते हैं। हेरिडिटी की फंक्शनल यूनिट होती है हमारी जीन्स। ठीक है, जीन्स क्या होते हैं? हमारा जो सेल होता है, मतलब हर सेल, ठीक है, बॉडी का सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स। ठीक है, क्रोमोसोम्स टोटल होते हैं हमारे पास 46, 23 के पेयर्स में होते हैं। 23 क्रोमोसोम हमें मिलते हैं फादर से, 23 मिलते हैं मदर से। ठीक है, उनमें से जो 22 होते हैं वो तो हमारे बाकी के कैरेक्टरिस्टिक्स डिसाइड करते हैं। 23rd वाला जो होता है वो हमारा बायोलॉजिकल सेक्स डिसाइड करता है। ठीक है, अब ये जो क्रोमोसोम होता है, ये क्रोमोसोम बना होता है डीएनए एंड प्रोटीन्स का। प्रोटीन के ऊपर टाइटली क्वाइल्ड होता है आपका डीएनए। डीएनए क्या होता है? ये डबल हेलिक्स की शेप में होता है, एंड डीएनए की पर्टिकुलर एक सेगमेंट जो है वो जीन फॉर्म करती है। ठीक है, जीन जो होता है वो डीएनए की पर्टिकुलर एक सेगमेंट होती है। ओके, एंड जीन के अंदर क्या होते हैं आपके एलील्स। ओके, तो अगर आप देखें तो इसकी हायरार्की कैसे बनेगी? एलील्स हैं जीन्स के अंदर, जीन्स हैं आपके डीएनए पे, डीएनए है आपका क्रोमोसोम पे, क्रोमोसोम है आपका न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस है सेल के अंदर, सेल है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, जो हमें पेरेंट्स से मिल रहा है। ओके, सो फंक्शनल यूनिट यानी कि जो अल्टीमेटली डिसाइड करती है, एक्सप्रेस करती है अपने आप को, हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स डिसाइड करती है, वो है आपकी जीन। ओके, जीन में हमारे होते हैं अलग अलग एलील्स। ठीक, जैसे कि ये एग्जाम्पल लिया था हमने यहाँ पे, कैसे हमारी हाइट, हमारे स्किन कलर, हेयर टाइप वो डिसाइड होती है। अब जीन वाला जो भी हमारा जेनेटिक मटेरियल है, स्पेसिफिक जेनेटिक मेकअप होता है हमारा, वो कहलाता है जीनोटाइप। एंड जो हमारे एक्सप्रेस्ड होके ट्रेट्स दिखते हैं, ऑब्जर्वेबल ट्रेट्स होते हैं जिनको हम देख सकते हैं, वो कहलाता है फिनोटाइप। ठीक है, अब क्या जीनोटाइप सेम हो सकता है किसी का? यस, जीनोटाइप सेम हो सकता है, सिर्फ आइडेंटिकल या मोनोजाइगोटिक ट्विंस का, क्योंकि वो सेम एग ऑफ द मदर से बने हुए होते हैं। ठीक है, तो ये आपका था। अब इसके अलावा एक
छोटी सी चीज़ मैं यहाँ बता दूँ कि हेरिडिटी की जब भी बात होगी तो अगर आपके इतने सारे अब हमने चीज़ें पढ़ी तो आपसे कोई ये प्रोसेस तो पूछेगा नहीं कि बताओ डीएनए और क्रोमोसोम और ये सब इनका क्या आपस में रिलेशन होता है, कैसे होते हैं। अब ये इस हिसाब से आ सकते हैं कि क्वेश्चंस में कि कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, है ना, कि हेरिडिटी का क्वेश्चन अगर आए तो, या कौन सा क्रोमोसोम का पेयर है वो आपका बायोलॉजिकल सेक्स डिटरमाइन करता है, या फिर हेरिडिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ सकता है एंड उसमें वो हेरिडिटी वर्ड का यूज़ ना करके हो सकता है वो कहीं पे नेचर लिख दें या क्रोमोसोम वर्ड यूज़ कर दें या जीन यूज़ कर दें, जीनोटाइप यूज़ कर दें, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये वर्ड सारे ध्यान में भी रखने हैं कि अगर इनमें से कोई भी वर्ड यूज़ किया जा रहा है तो वो आपकी हेरिडिटी के बारे में बात हो रही है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा पूरा कंप्लीट सेट होता है जेनेटिक मटेरियल का उसको हम कहते हैं जीनोम, ठीक है। एक और वर्ड आप यहाँ पे याद रख सकते हैं, यहाँ लिख देती हूँ मैं इसको, जीनोम, ठीक है। या जेनेटिक कोड भी कई बार आपको लिखा मिल सकता है कहीं पे। तो ये सब जो भी बातें हो रही हैं, जीनोम क्या होता है, जो कंप्लीट जेनेटिक मेकअप होता है हमारा, कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक मटेरियल इन एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जीनोम, ठीक है। एंड जेनेटिक कोड भी जो हमारे जो जीन्स से जो कोड आते हैं वो होता है हमारा जेनेटिक कोड, ठीक है। तो ये इस टाइप के वर्ड्स जब भी अगर क्वेश्चन में आए तो आपको समझ जाना है कि हेरिडिटी की बात हो रही है, ओके। अब हम देखेंगे कि हेरिडिटी कैसे हमारे कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करती है, यानी कि किसी भी चाइल्ड की डेवलपमेंट में, उसकी साइकोलॉजी में हेरिडिटी रोल कैसे प्ले करती है ना। तो अभी तो हमने समझा कि हेरिडिटी है क्या, ओके, कंसेप्चुअली हेरिडिटी क्या है। इफ़ यू वांट आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, फिर हम देखते हैं आगे का। ओके, सो अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे ट्रेट्स की जिनमें जेनेटिक्स का कंप्लीट रोल होता है। एंड जैसे कि हमने देखा कि एनवायरनमेंट की भी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो कुछ ट्रेट्स ऐसी होती हैं कि जब वो एक्सप्रेस होती हैं तो उसमें जेनेटिक का रोल तो होता ही है, लेकिन साथ में एनवायरनमेंट का भी रोल आ जाता है, ठीक है। जब बच्चा धीरे धीरे डेवलप कर रहा होता है तो सिर्फ ये नहीं है कि उसमें जीन्स ही रोल प्ले करेंगे, थोड़ा बहुत एनवायरनमेंट का रोल भी आता है। एंड कुछ ट्रेट्स ऐसे होते हैं कि जिसमें एनवायरनमेंट चाहे कैसा भी हो लेकिन जो जीन्स में है वही चीज़ एक्सप्रेस होगी, ठीक है। सो यहाँ पे हम बात करेंगे अब ऐसे ट्रेट्स की, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स की जो कि कम्प्लीटली जीन्स पे आधारित हैं, और कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे जो कि कम्प्लीटली जीन्स पे आधारित नहीं है। जीन्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं कम्प्लीटली वो जीन्स पे नहीं निर्भर करते हैं, ठीक है। सो पहले देखते हैं कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स कम्प्लीटली ट्रेट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स completely determined by genes, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, जैसे एक तो हमने देखा बायोलॉजिकल सेक्स, क्यों, क्योंकि वो 23rd पेयर से डिसाइड होता है, उसमें एनवायरनमेंट का कुछ रोल नहीं है। आप जैसे एज अ गर्ल या एज अ बॉय या अदर जेंडर ऑल्सो, अगर आप जैसे भी बॉर्न हो रहे हैं, इट्स इन द जीन्स, ठीक है। तो जीन्स के आधार पर जैसे बॉर्न हो गए, उसके बाद ये नहीं कि एनवायरनमेंट उसको चेंज कर देगा बाद में किसी और फॉर्म में। तो
एंड इसके अलावा क्या होगा, आपका ब्लड टाइप, ब्लड ग्रुप है ना, वो भी जो नेचर से मिल गया, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता बाद में, ठीक है। सो नेक्स्ट इज योर ब्लड टाइप। इसमें क्या आएगा, आपके ब्लड ग्रुप्स आ जाएंगे, जैसे ए बी ग्रुप्स वगैरह होते हैं, ए बी या ओ, ये इस टाइप के आपके ग्रुप्स होते हैं। एंड साथ में आपका RH फैक्टर, जैसे जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव होते हैं, ये हम एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ेंगे, वैसे आपका टॉपिक है सिलेबस में एंथ्रोपोलॉजी में, ठीक है। जब वो आएगा तो वहाँ पे भी पढ़ेंगे, लेकिन ये आपको समझना है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको बाद में कोई चाह कर भी चेंज नहीं कर सकता, ये बस नेचुरली ही होती हैं, ठीक है। एंड और क्या होता है, जैसे कि आई कलर हमारा जो है वो है, लेंसेज पहन के वो आप डिफरेंट तरीके से उसको डिस्प्ले करो, वो एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन हमें जो आई कलर मिल जाता है बाय बर्थ वही रहता है, ठीक है। एनवायरनमेंट उसे चेंज नहीं करता, एनवायरनमेंट से हमारा ओरिजिनल आईज का कलर चेंज नहीं हो सकता। हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर, ठीक है, जो हमारा स्ट्रक्चर होता है बॉडी का एक, वो कांट बी चेंज्ड, ठीक है, एनवायरनमेंट के द्वारा। और बायोलॉजिकल मैच्योरेशन, ये बायोलॉजिकल मैच्योरेशन क्या होता है कि जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स, उनकी कुछ ना कुछ एक समय सीमा होती है, अवधि होती है कि वो इतने टाइम में मैच्योर होंगे धीरे धीरे, ठीक है, तभी वो रोल प्ले करना शुरू करेंगे अपना, है ना। ये नहीं है कि एकदम से हम एनवायरनमेंट उसमें कुछ रोल प्ले करेगा और वो जो है ऑर्गन जल्दी से मैच्योर हो जाएगा, नहीं। ये एक बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह काम करता है, जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं। जैसे आपने देखा है बच्चा, जैसे आपने देखा होगा कि ये बोलते हैं कि मस्तिष्क कितने साल में डेवलप, वो कंप्लीटली डेवलप होता है, हर एक, या कोई पर्टिकुलर ऑर्गन है वो इतने साल में डेवलप हो जाता है कंप्लीट, है ना। या बच्चे के जैसे दांत निकलने शुरू होते हैं, तो एक पर्टिकुलर टाइम है हर चीज़ का, हर ऑर्गन का, उसके जीन्स पे डिपेंड करता है वो टाइम, ठीक है, कि किस हिसाब से उसके जीन्स रोल प्ले कर रहे हैं, इसमें एनवायरनमेंट कुछ नहीं करेगा, ठीक है। तो जो मैच्योरेशन प्रोसेस होता है, यहाँ पे डेवलपमेंट की बात नहीं हो रही है, डेवलपमेंट इज़ अ डिफरेंट थिंग, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन इज़ अ डिफरेंट थिंग। बायोलॉजिकल मैच्योरेशन जो हमारे ऑर्गन्स का मैच्योर होना होता है बॉडी के अंदर, वो कहलाता है, जो कि कम्प्लीटली जीन्स पे डिपेंड करता है, ओके। डेवलपमेंट बॉडी की, ये इसमें एनवायरनमेंट का रोल आता है, लेकिन दैट इज़ नॉट इन बायोलॉजिकल मैच्योरेशन, वो डिफरेंट चीज़ है, ठीक। ये हो गए हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि हमारे कंप्लीटली डिटरमाइंड हैं बाय जीन्स, ओके। अब हम वो कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं जिनमें कंप्लीट रोल जीन्स का नहीं है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एनवायरनमेंट भी रोल प्ले करता है, ओके। सो लेट्स सी क्या है वो सब। Characteristics and traits not completely determined by genes, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, इसमें जीन्स का नो डाउट बहुत ज़्यादा रोल होता है, लेकिन थोड़ा बहुत एनवायरनमेंट का भी रोल हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे ये कम्प्लीटली नॉट डिटरमाइंड बाय जीन्स हैं। यहाँ पे इसमें आपका एनवायरनमेंट भी कुछ ना कुछ रोल प्ले करता है, ठीक है। जैसे कि आपकी इंटेलिजेंस, ओके, इंटेलिजेंस में एनवायरनमेंट का भी रोल आता है। पर्सनैलिटी, ओके, आपका एक जो पोटेंशियल है वो डिसाइड कर देते हैं जीन्स की इस लिमिट तक आप कुछ कर सकते हैं, इस लिमिट तक आप इंटेलिजेंट हो सकते हैं, आपकी पर्सनैलिटी इस लिमिट तक या इस टाइप तक ऐसी हो सकती है। लेकिन वहाँ तक पहुँचना, उस चीज़ को रियलाइज़ करना, वो होता है थ्रू एनवायरनमेंट, ठीक है। या फिर इसमें हो सकता है कुछ डिजीज़, एग्जाम्पल डिजीज़ के, जैसे कि
डायबिटीज़ हो गई, हाइपरटेंशन हो गया, ये कैसे हैं कि आपको हेरिडिटी के थ्रू ये मिल सकती हैं, लेकिन ये जब किसी ऐसे एनवायरनमेंट में आप होगे कि जहाँ पे ये बहुत अच्छे से एक्सप्रेस हो सकें, ठीक है, इनका पोटेंशियल अच्छे से निकल के आए, तब ये जो है लाइफ में लाइफ का पार्ट बन जाती हैं। एंड ये ऐसी हैं जो कि लाइफस्टाइल पे डिपेंड करती हैं। ये कुछ बीमारियां, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन वगैरह, अगर इस टाइप की लाइफस्टाइल है किसी का, ओके, तो वहाँ पे ये अगर हेरिडिटी में है ये चीज़, तो वहाँ पे आराम से एक्सप्रेस होने के इसके चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारा एनवायरनमेंट जो है वो कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पे अपना असर डालता है, इन्फ्लुएंस करता है उन चीज़ों को, ओके। तो अब यहाँ पे हमें समझ आ रहा है कि एनवायरनमेंट का रोल है। तो अब हम स्टडी करेंगे एनवायरनमेंट को, ठीक है। कुछ जो चीज़ें जो खाली हेरिडिटी पे डिपेंडेंट हैं वो हमने देख ली हैं, एंड किस तरीके से हेरिडिटी हमारी बॉडी में काम करती है हमने वो भी देख लिया है। अब कैसे वो बच्चे के डेवलपमेंट में काम करेगी, बायोलॉजिकल मैचुरेशन किस हिसाब से होगा, है ना। तो ये चीज़ें आपकी हेरिडिटी से मैटर करती हैं। अब हेरिडिटी में हर चीज़ जो है कंप्लीटली हेरिडिटी की वजह से नहीं हो सकती, लेकिन हेरिडिटी एक पोटेंशियल, एक लिमिट डिसाइड कर देती है, ठीक है। हेरिडिटी आपकी लिमिट डिसाइड करती है किसी भी पोटेंशियल की, ठीक है। एंड जो एनवायरनमेंट होता है वो डिसाइड करता है कि आपका पोटेंशियल कितना रियलाइज कर पाएंगे, कितना एक्सप्रेस हो पाएगा वो पोटेंशियल, ठीक है। रियलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल इज़ डन बाय एनवायरनमेंट। जैसे कि हो सकता है कि बचपन से कोई बच्चा, वो उसकी जो जीन्स है वो हो तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंसी वाले, लेकिन वो एक ऐसे एनवायरनमेंट में पैदा हुआ है जहाँ पे उसको वो सब सोर्सेज नहीं मिल पा रहे हैं, जहाँ पे उसकी पूरी स्किल्स जो हैं दिमाग की, जो उसके कैपेबिलिटीज़ जो हैं, नॉट स्किल्स, कैपेबिलिटीज़ हैं दिमाग की, वो पूरी तरीके से अगर एक्सप्रेस नहीं हो पा रही हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी जो इंटेलिजेंस है या उसका जो आईक्यू है वो उतना निकल के नहीं आएगा, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे एनवायरनमेंट की। हेरिडिटी हमारा कंप्लीट हो चुका है। नाउ वी विल टॉक अबाउट एनवायरनमेंट। अब जैसे हमने देखा था कि हेरिडिटी क्या है, नेचर है, जो नेचर से मिल गया वो हो गया। एनवायरनमेंट क्या है? एनवायरनमेंट है कि हमारे आसपास की कोई भी चीज़, ठीक है। हेरिडिटी तो विद इन हमारी बॉडी की चीज़ें हैं। एनवायरनमेंट बॉडी के अलावा जो आसपास है वो सब हमारा एनवायरनमेंट बनाता है, ठीक है। तो वहाँ से क्या होता है, वो वहाँ से हमारा पालन पोषण होता है, ठीक है। तो वो चीज़ हमें नर्चर करती है। तो एनवायरनमेंट को हम नर्चर भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेचर क्या है? हेरिडिटी। नर्चर क्या है? एनवायरनमेंट। अब ये डिपेंड करता है एक्सटर्नल कंडीशंस पे। एनवायरनमेंट डिपेंड करता है एक्सटर्नल कंडीशंस पे। जैसे कि मैंने बताया, हेरिडिटी क्या है? इंटरनल कंडीशंस है, हमारी बॉडी के अंदर की चीज़ें हैं, और आपका ये एनवायरनमेंट है, ये एक्सटर्नल कंडीशंस हैं। एक्सटर्नल कंडीशंस अब किसी भी बच्चे की दो तरीके की हो सकती हैं। अब ये एक्सटर्नल कंडीशंस कब फॉर्म होनी शुरू होती हैं किसी भी चाइल्ड के लिए, किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ में? किसी भी इंसान की लाइफ कब शुरू होती है? जब कंसेप्शन होता है, जब बेबी कंसीव होता है, वहाँ से लेके डेथ तक एक इंडिविजुअल की लाइफ मानी जाती है, ठीक है। तो अब ड्यूरिंग द कंसेप्शन से लेके डेथ तक जो भी उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मिल रहा है वो कहलाएगा उसका एनवायरनमेंट, ठीक है। मतलब जो भी एक्सटर्नल कंडीशंस मिल रही हैं वो कहलाएगा उसका एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट या एक्सटर्नल कंडीशंस हो गई दो टाइप की। एक तो बिफोर बर्थ, ठीक है। बिफोर बर्थ
चाइल्ड जो है सिर्फ मदर के वूम में है, तो वहाँ पे उसका जो एक्सटर्नल कंडीशंस होंगी या उसका एनवायरनमेंट होगा वो क्या होगा, मदर का वूम उसका एनवायरनमेंट होगा, एंड आफ्टर बर्थ उसका जो बाहर की दुनिया में संसार में आएगा वो एनवायरनमेंट होगा। ठीक है, तो एनवायरनमेंट या एक्सटर्नल कंडीशंस यहाँ पे कितने प्रकार की हो गई, 2 प्रकार की मेजरली, बिफोर बर्थ एंड आफ्टर बर्थ। बिफोर बर्थ को हम कहते हैं प्री नेटल। ठीक है, प्री नेटल एनवायरनमेंट। ओके, एंड आफ्टर बर्थ को हम क्या कहते हैं, पोस्ट नेटल एनवायरनमेंट। ठीक है, दोनों ही रोल प्ले करते हैं हमारे डेवलपमेंट में। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि प्री नेटल क्या फैक्टर्स होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं हमारी डेवलपमेंट या हमारे कॉग्निटिव स्किल्स को, हमारे साइकोलॉजी को। ठीक है, सो प्री नेटल यानी कि ये सिंपली चीज़ है कि मदर के ऊपर डिपेंड करेगा ये एनवायरनमेंट कम्प्लीटली, है ना। सो इसमें क्या क्या फैक्टर्स आएंगे प्री नेटल एनवायरनमेंट को अगर हम देखें, और ये कैसे कैसे इम्पैक्ट करेंगे किसी भी इंडिविजुअल की डेवलपमेंट को। तो सबसे पहले आता है मदर की एज। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे मदर की एज की बात अगर हम करें तो यहाँ पे अगर मदर अंडर एज है या ओवर एज है तो ये चाइल्ड के लिए एक रिस्क फैक्टर है। ठीक है, लेकिन डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है। डिसाइडिंग फैक्टर क्यों नहीं है कि डिसाइडिंग फैक्टर है एक्चुअली में मदर की हेल्थ। ठीक है, सो अगर हेल्थ अच्छी है तो समटाइम्स दिस फैक्टर ये ओवरकम हो जाता है। ओके, बट इट इज़ अ रिस्क फैक्टर एंड डिसाइडिंग फैक्टर क्या है, मदर की हेल्थ। तो मदर की अगर हेल्थ अच्छी नहीं है तो जो बेबी है उसको भी ठीक से न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। ओके, मदर की हेल्थ आपकी है डिसाइडिंग फैक्टर। नेक्स्ट है आपका न्यूट्रिशन, मदर को जो न्यूट्रिशन मिल रहा है। मदर को अगर न्यूट्रिशन ठीक से नहीं मिल रहा है तो चाइल्ड को भी नहीं मिलेगा, है ना। तो चाइल्ड कहाँ से न्यूट्रिशन लेता है, चाइल्ड मदर से न्यूट्रिशन लेता है। अगर ऑलरेडी मदर को ठीक से न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है तो चाइल्ड कैसा हो सकता है, अंडरवेट। ठीक है, सो यहाँ पे चाइल्ड कुड बी अंडरवेट, ये इम्पैक्ट पड़ेगा चाइल्ड के ऊपर। और मदर क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, मदर की मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल हेल्थ। ठीक है, मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ ऑफ मदर, ये कैसे इम्पैक्ट करेगी। अगर तो मदर की इमोशनल हेल्थ सही नहीं है, स्ट्रेस में है ना, या कोई और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आ रही है तो क्या होगा, फिर वो उसी से रिलेटेड जो भी हॉर्मोन्स हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, वो रिलीज़ होंगे बॉडी में एंड थ्रू द ब्लड स्ट्रीम वो फीटस तक भी जाएंगे, तो वहाँ पे वो इम्पैक्ट डाल सकते हैं। ठीक है, एंड मदर की ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन यानी कि किस टाइप की जॉब है, किस टाइप से काम कर रही हैं। अगर उनकी जॉब इस टाइप की है व्हेन शी इज़ प्रेग्नेंट कि लॉन्ग स्टैंडिंग आवर्स हैं या बहुत ज़्यादा हैवी वेट उनको पिक करना पड़ रहा है, या जैसे किसी केमिकल एनवायरनमेंट में, किसी हज़ार्डस एनवायरनमेंट में वो काम कर रहे हैं, तो अगेन बच्चे के ऊपर असर पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो प्रीनेटल एनवायरनमेंट में है। इसके अलावा और क्या फैक्टर्स हैं जो मदर की वजह से बच्चे को इम्पैक्ट कर सकते हैं, एक्सपोजर टू टेराटोजेंस, एक्सपोजर टू
टेराटोजन्स। ठीक है, टेराटोजन्स क्या होते हैं? टेराटोजन्स होते हैं आपके एक प्रकार के एजेंट्स। ठीक है, क्या एजेंट्स? ये एजेंट्स आपके एक्सटर्नल एजेंट्स होते हैं। ये बायोलॉजिकल हो सकते हैं, ये केमिकल हो सकते हैं, ये फिजिकल नेचर के हो सकते हैं, किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? जैसे ड्रग्स हो गई, है ना। एग्जाम्पल हम इसके लिख लेते हैं। इससे क्या होता है कि ये बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ एबनॉर्मेलिटी ला सकते हैं, फिजिकल एबनॉर्मेलिटी ला सकते हैं, या फिर साइकोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटी आ सकती है बच्चे के अंदर। एंड इन सम केसेस अगर बहुत ज़्यादा इसमें क्वांटिटी है, एंड इन एक्सट्रीम केसेस इवन डेथ तक हो सकती है चाइल्ड की। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? जैसे कि ड्रग्स एंड मेडिसिन्स। ओके, तो ड्रग्स एंड मेडिसिन्स में ड्रग्स क्या हो गई? जैसे कोकेन वगैरह कुछ, है ना, हेरोइन, कोकेन। मेडिसिन में जैसे कि एस्पिरिन वगैरह। अब ये मेडिसिन अगर लेनी है तो डॉक्टर के कंसल्टेशन से ही लेनी है। ठीक है, हो सकता है मेडिसिन की ज़रूरत हो उस टाइम पे, बट डॉक्टर को कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। या फिर इसमें और क्या, अल्कोहल हो गया। ठीक है, एंड फिजिकल एजेंट्स, कुछ फिजिकल एजेंट्स का अगर हम उदाहरण देखें तो फिजिकल एजेंट्स क्या हो गए? जैसे आपके एक्सरेज वगैरह हो गया। अगर ज़्यादा एक्सपोजर है एक्सरेज को, इस टाइप की रेज को, तो भी इम्पैक्ट हो सकता है फीटस को। ओके, एंड देन आपका केमिकल की अगर बात करें तो टॉक्सिक जो एनवायरमेंटल वेस्ट होता है, जैसे मरकरी हो गया, लेड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, है ना। सो टॉक्सिक एनवायरमेंटल वेस्ट, टॉक्सिक एनवायरमेंटल वेस्ट जैसे कि आपका मर्क्यूरी, कार्बन मोनोऑक्साइड, लेड। ठीक है, ये सब चीज़ें हो गई। और बायोलॉजिकल इन्फेक्शंस, बायोलॉजिकल इन्फेक्शंस कैसे? जैसे कि अगर रूबेला है, HIV है, तो ये बच्चे के अंदर इनके ट्रांसफ़र होने के चांसेस हो जाते हैं। ओके, तो ये कुछ प्रीनेटल एनवायरनमेंट की कंडीशंस हैं, एंड ये यू कैन सी इट डिपेंड्स ऑन मदर की कैसी कंडीशन है उसके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे इनका असर बच्चे के ऊपर पड़ सकता है, फीटस के ऊपर पड़ सकता है बिफोर द बर्थ। ये उसका एक एनवायरनमेंट फॉर्म करते हैं, एंड अगर उसको ये एनवायरनमेंट जो है हेल्दी या अच्छा नहीं मिला तो कहीं ना कहीं उसकी जो डेवलपमेंट है, उसकी जो ग्रोथ है, उसमें इशू आ सकता है। वो कैसे इशू आ सकता है? जैसे मैंने आपको बता ही दिया है, यहाँ पे न्यूट्रिशन ठीक नहीं मिला तो बच्चे का अंडरवेट हो सकता है। बच्चा जब बर्थ होता है तो उसका, है ना, अगर इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ सही नहीं है तो जो हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, वो ब्लड स्ट्रीम के जरिए एक्सेस में बच्चे के अंदर भी आ सकते हैं। एंड ये सब एक्सपोजर है तो यहाँ से बच्चे के अंदर एबनॉर्मेलिटी भी आ सकती है, फिजिकल या मेंटल एबनॉर्मेलिटी। ठीक है, सो आई होप दिस इज़ क्लियर। नेक्स्ट अब हम चलते हैं पोस्ट नेटल की तरफ। ठीक है, पोस्ट नेटल का मतलब क्या है? अब बच्चे का बर्थ हो गया है एंड हम यहाँ पे पोस्ट नेटल एनवायरनमेंट को पढ़ेंगे। पोस्ट नेटल एनवायरनमेंट को पढ़ने के लिए हम एक कंसेप्ट यूज़ करेंगे। यहाँ पे एक व्यू है, कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट का व्यू, जो कि दिया था यूरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर ने। ठीक है, ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, तो इनका एक मॉडल है, वो हम स्टडी करेंगे। उसके ज़रिए हम कंप्लीट अपना जो पोस्ट नेटल का एनवायरनमेंट है, या यू कैन से द एनवायरनमेंट जो है आफ्टर द बर्थ चाइल्ड का, वो हम आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, सो इसको समझने के लिए हम करेंगे कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट को समझेंगे। इम्पॉर्टेंट है ये, इसको अच्छे से समझना। कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट यानी कॉन्टेक्सचुअल व्यू ऑफ डेवलपमेंट।
ठीक है। एंड ये किसने दिया था, ये दिया था या ये बनाया था, किसने बनाया था, इट वॉज गिवन बाय यूरी ब्रॉनफेनब्रेनर, ठीक है, इन्होंने ये बनाया था। एंड ये थे एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। यहाँ पे इन्होंने क्या दिया था, यहाँ पे इन्होंने 5 इकोलॉजिकल सिस्टम बनाए थे। इकोलॉजिकल सिस्टम क्या होते हैं, हमारा वो सिस्टम, हमारा वो एक्सटर्नल सिस्टम जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को इससे इंटरेक्ट करता है, उनके ऊपर कुछ असर डालता है, एंड पूरा जो एनवायरनमेंट होता है हमारा वो मिला के बनता है हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे 5 इकोलॉजिकल सिस्टम्स दिए थे, ठीक है, 5 इकोलॉजिकल सिस्टम्स। एंड ये सिस्टम्स किस शेप में थे, ये थे कंसेंट्रिक सिस्टम। कंसेंट्रिक क्या होता है, गोल गोल, एक आपका कोई सेंटर पॉइंट है, उसके अराउंड एक आपका सर्कल बना हुआ है। तो यहाँ पे सेंटर पॉइंट क्या है, इंडिविजुअल चाइल्ड जो है वो सेंटर पॉइंट है, एंड उसके अराउंड एक सिस्टम बना हुआ है, तो इसको कहेंगे कंसेंट्रिक सिस्टम, ठीक है। एंड क्योंकि ये इकोलॉजिकल सिस्टम्स इन्होंने दिए थे, तो इसको हम कई बारी इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी भी आप कहीं कहीं नाम से सुन सकते हैं। तो वो सेम चीज़ है, उसी पे बेस्ड है आपकी ये थ्योरी, ठीक है। सो ये इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी, ओके। सो ये है आपके जो यूरी ब्रॉनफेनब्रेनर ने दिया था। अब इसको हम क्या सिस्टम्स हैं, वो सिस्टम्स हम एक एक करके समझेंगे। 5 सिस्टम कौन कौन से हैं वो देखते हैं, एंड वो सिस्टम कैसे असर डालते हैं किसी भी इंडिविजुअल पे, वो हम यहाँ देखेंगे। एंड ये आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है। बाकी की जो क्लास है वो हम बाकी का जो रिमेनिंग पोर्शन है इस टॉपिक का वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो कंसेंट्रिक था, तो यहाँ पे ऑफ कोर्स हमें बनाना होगा सर्कल, ओके। तो ये है हमारा इंडिविजुअल, ठीक है। कंसेंट्रिक है ना, तो सबसे पहले बीच में एक सेंटर होगा। सेंटर कौन है, सेंटर है हमारा इंडिविजुअल, ओके। अब इस इंडिविजुअल के अराउंड हमारा एक सिस्टम है, ठीक है। 5 सिस्टम है, एक एक करके हमारे 5 सिस्टम आएंगे। तो पहले हम देखते हैं पहला सिस्टम कौन सा है। अब इस इंडिविजुअल के अराउंड जो पहला सिस्टम आता है उसको कहते हैं माइक्रो सिस्टम, ठीक है। तो ये जो है सिस्टम आ गया, इसको कहेंगे माइक्रो सिस्टम। अब ये माइक्रो सिस्टम क्या होता है, ये होता है चाइल्ड का इमीडिएट एनवायरनमेंट, जहाँ पे कि वो डे टू डे लाइफ में इंटरेक्ट करता है, जैसे उसकी फैमिली, उसके टीचर्स, उसके पीयर ग्रुप्स जो हो गए स्कूल में जिनसे वो मिलता है ना। यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है चाइल्ड की विद दिस एनवायरनमेंट, ओके। एंड ये यहाँ पे इंटरेक्शन जो होती हैं वो बाई डायरेक्शनल होती हैं, ओके। सो फर्स्ट है हमारा माइक्रो सिस्टम। ये क्या होता है, इमीडिएट होता है, इमीडिएट जो एनवायरनमेंट होता है वो होता है, एंड डे टू डे लाइफ का होता है, ठीक है। जैसे फैमिली, टीचर्स, पीयर ग्रुप्स इन द स्कूल, वो सब आ गए। अब माइक्रो सिस्टम चाइल्ड के डेवलपमेंट में या उसकी साइकोलॉजी पे क्या असर डाल सकता है, अगर तो अच्छा है एनवायरनमेंट माइक्रो सिस्टम का, मोटिवेटिंग एनवायरनमेंट है, तो बच्चा जो है कॉन्फिडेंट होता है एंड उसका सेल्फ एस्टीम अच्छा होता है। लेकिन अगर सपोज़ करो कि बच्चा स्कूल में बुली हो रहा है, कोई उसे बुली कर रहा है, तो वहाँ उससे क्या असर पड़ेगा, उसकी जो सेल्फ एस्टीम है वो लो हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से माइक्रो सिस्टम इम्पैक्ट करता है। एग्जाम्पल इसमें बुलिंग का आप याद रख सकते हैं। Bullying can lead to low self-esteem. ठीक है।
अब नेक्स्ट सिस्टम की बात करें माइक्रो सिस्टम से, तो फिर और आगे कौन सा सिस्टम और कौन सा एनवायरनमेंट आता है, ये तो हो गया कि बिल्कुल इमीडिएट एनवायरनमेंट किसी भी चाइल्ड का। अब माइक्रो सिस्टम के बाद जो एनवायरनमेंट आता है वो आता है मीजो सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका मीजो सिस्टम। अब ये मीजो सिस्टम क्या होता है? मीजो सिस्टम होता है जहाँ पे आपके जो माइक्रो सिस्टम हैं वो आपस में जो इंटरेक्ट करते हैं, उनकी वजह से जो चाइल्ड को एनवायरनमेंट प्रोवाइड होता है वो। अब क्या एग्जाम्पल है इसका? माइक्रो सिस्टम में कौन कौन आते हैं? माइक्रो सिस्टम में आता है फैमिली, टीचर्स, पीयर ग्रुप्स, है ना, ये सब हमने देखा। तो अब ये आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसका जो असर आता है या उससे जो एनवायरनमेंट फॉर्म होता है वो कहलाता है मीजो सिस्टम। जैसे पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है ना, तो अगर कोई पेरेंट्स ऐसे हैं जो टीचर से इंटरेक्ट करते हैं, रेगुलर फीडबैक लेते हैं बच्चे का, तो फिर वो बच्चे को एक अच्छा लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन द फीडबैक ऑफ द टीचर, है ना। तो ये एक अलग एनवायरनमेंट बनाता है जहाँ पे कि माइक्रो सिस्टम में जो लोग आते हैं या माइक्रो सिस्टम में जो सिस्टम आते हैं, जैसे फैमिली का सिस्टम, स्कूल का सिस्टम, टीचर्स का सिस्टम, है ना, जो कि माइक्रो सिस्टम का पार्ट होते हैं, वो आपस में जब इंटरेक्ट करते हैं तो चाइल्ड को एक नया और अगला सिस्टम मिलता है, वो कहलाता है मीजो सिस्टम। एंड वहाँ पे उस हिसाब से फिर चाइल्ड के ऊपर असर पड़ता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि अगर पेरेंट्स रेगुलरली टीचर से फीडबैक लेते हैं तो वो बच्चे को एक अच्छा लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। वहीं अगर टीचर्स के साथ अगर इंटरेक्ट ना करें, पेरेंट्स रेगुलरली ना जाएं मीटिंग्स में, तो क्या होगा, बच्चे की जो घर पे जो लर्निंग होनी है या ग्रोथ होनी है वो इम्पैक्ट हो जाएगी। ठीक है, एंड इसी तरीके से जैसे नेबर्स हैं, नेबर्स भी हमारा जो है माइक्रो सिस्टम का पार्ट होते हैं। हम इसमें थोड़ा सा एग्जांपल यहाँ पे माइक्रो सिस्टम में लिख लेते हैं कि माइक्रो सिस्टम में कौन कौन आता है। माइक्रो सिस्टम में आते हैं आपके फैमिली, टीचर्स, नेबर्स, पीयर ग्रुप्स। ठीक है, ये सब आपके माइक्रो सिस्टम में हो गए। अब ये जब इंटरेक्ट करेंगे आपस में तो ये नया सिस्टम बनाएंगे जिसको कहेंगे मीजो सिस्टम। ठीक है, सेकंड आता है हमारा मीजो सिस्टम। कैसे फॉर्म होता है ये? इंटरेक्शन ऑफ माइक्रो सिस्टम्स। ठीक है, तो एग्जाम्पल जैसे स्कूल के टीचर का एंड वो बताया मैंने, एक एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं, जैसे नेबर्स एंड पेरेंट्स अगर आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं तो वेरी ऑफन आपने देखा भी होगा कि नेबर्स क्या करते हैं, हमेशा ऐसे कंपैरिजन के तौर पे अगर मतलब अच्छा एनवायरनमेंट वो देना चाहें तो वो मोटिवेशनल एनवायरनमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन आमतौर पे अगर देखा होगा आपने किस तरीके से कंपैरेटिव एनवायरनमेंट वो बना देते हैं बच्चों के लिए कि हमारे बच्चे के इतने मार्क्स आए, हमारा बच्चा रेस में फर्स्ट आया, आपका बच्चा कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो इस तरीके से जो एनवायरनमेंट वहाँ पे वो दे रहे हैं वो बहुत ही एक कंपैरिजन वाला एनवायरनमेंट दे रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं बच्चे को नेगेटिवली हार्म कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मीजो सिस्टम। नेक्स्ट आता है आपका, इसके अलावा तीसरा सिस्टम पे अब हम जा रहे हैं। ठीक है, वो आता है एक्सो सिस्टम। ओके, सो यहाँ पे हमारा जो थर्ड सिस्टम है वो है एक्सो सिस्टम। माइक्रो सिस्टम देख लिया हमने, मीजो सिस्टम देख लिया। अब एक्सो सिस्टम क्या होता है? एक्सो सिस्टम ये होता है कि यहाँ पे चाइल्ड डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता, लेकिन वो सिस्टम बहुत ज़्यादा जो है इम्पैक्ट करता है किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ में। ओके, जैसे कि पेरेंट्स अगर वर्किंग है, पेरेंट्स का वर्क स्ट्रेस अगर बहुत ज़्यादा है तो वो अपने हो सकता है कि बच्चे से ठीक से बात ना करें या बच्चे को पूरा टाइम ना दे पाएँ, है ना, तो वो बच्चे की फिर लाइफ में वो चीज़ इम्पैक्ट करती है। या जैसे बोर्ड्स के डिसीजन हो गए, अब जैसे आप अपना HEO का एग्ज़ाम का ही एग्जाम्पल लें। अभी आप
ने सुना होगा ना कि आपका एक पिटीशन लगा हुआ है, तो कोर्ट में वो ऑलरेडी चल रही है पिटीशन, एंड उसके बेसिस पे, उसके डिसीजन के बेसिस पे ही लाइक या तो हो सकता है कि डेट आपकी एक्सटेंड हो जाए या सेम डेट रहे। तो ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रही है बहुत ज़्यादा, है ना। लेकिन क्या आप यूपीपीएससी से या क्या आप कोर्ट से डायरेक्ट इंटरेक्शन में हैं? नो, है ना। लेकिन ये इम्पैक्ट करेगी आपको। या फिर जैसे अगर रिसेंटली जो नीट का एग्ज़ाम हुआ था, वो पेपर लीक होने के बाद कैंसिल हो गया। अब वो पेपर तो 22 लाख स्टूडेंट्स ने दिया था ना, तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट में है एनटीए के, है ना। लेकिन एनटीए ने डिसीजन लिया एंड पेपर को कैंसिल किया, तो 22 लाख स्टूडेंट्स के ऊपर उस चीज़ का असर पड़ा। ठीक है, तो जो जैसे कोई बोर्ड है वो जो डिसीजंस लेते हैं, या फिर जैसे और एग्जांपल लेते हैं इसका, जैसे हमारा हेल्थ केयर सिस्टम, जो वैक्सीनेशन होता है हमारी कंट्री में, जैसे वैक्सीनेशन होते हैं, अब जैसे कोविड के वैक्सीनेशंस आए थे, या फिर जैसे पोलियो ड्रॉप्स हैं, है ना। तो उनसे क्या होता है कि जो भी वैक्सीनेशन जो हेल्थ केयर सिस्टम निकालता है, पोलियो ड्रॉप्स जो आए उनमें किस हेल्थ केयर सिस्टम ने वो निकाले, हम उस हेल्थ केयर उस बोर्ड ऑफ मेंबर्स से या उन साइंटिस्ट के हम डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं हैं, लेकिन वो पोलियो ड्रॉप्स जो है हर बच्चे को लाभ दे रही हैं आज, है ना। तो इस तरीके से ऐसे सिस्टम्स जो कि कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग होते हैं एंड चीज़ें लेके आते हैं, एनवायरनमेंट, ऐसा एनवायरनमेंट बनाते हैं जिससे हम डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते, लेकिन वो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, वो कहलाते हैं एक्सोसिस्टम। ठीक है, और ये छोटे लेवल के भी हो सकते हैं, फैमिली लेवल के भी, और बड़े लेवल की भी। जैसे फैमिली लेवल के मैंने बताया कि पेरेंट्स का अगर वर्क स्ट्रेस हो रहा है तो वो कैसे बच्चे को एनवायरनमेंट देंगे। अब वर्क स्ट्रेस जो है उसमें बच्चे का डायरेक्ट कोई रोल नहीं है, है ना। वो पेरेंट्स की वर्क लाइफ है, लेकिन उसकी वजह से बच्चे को हो सकता है कम टाइम मिले या अच्छा कॉन्वर्सेशन ना हो पेरेंट्स के साथ, तो ये चीज़ें पॉसिबल हैं। ठीक है, सो थर्ड इज एक्सोसिस्टम। अब यहाँ पे क्या है, डज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व विद द इंडिविजुअल। ठीक है, डज नॉट डायरेक्टली इंटरेक्ट, डज नॉट डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द सिस्टम, विद द इंडिविजुअल, सॉरी। ओके, सो इसमें एग्जाम्पल के तौर पे आप याद रख सकते हैं वर्क स्ट्रेस ऑफ पेरेंट्स, ठीक है, या वर्क लाइफ ऑफ पेरेंट्स लिख सकते हैं, वर्क लाइफ ऑफ पेरेंट्स एंड डिसीजन ऑफ बोर्ड, किसी भी बोर्ड का डिसीजन। तो इस तरीके से आपको याद रहेगा, छोटा एग्जाम्पल भी एंड एक बड़ा एग्जाम्पल भी। ठीक है, सो नेक्स्ट सिस्टम पे चलते हैं, फोर्थ सिस्टम पे, मैक्रो सिस्टम। ओके, सो फोर्थ सिस्टम है हमारा मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम में क्या आता है, मैक्रो सिस्टम में आता है हमारा सोशल एनवायरनमेंट, हमारा कल्चरल एनवायरनमेंट, है ना। हम कैसे सोसाइटी में रह रहे हैं, कैसे कल्चर में रह रहे हैं, कैसे ट्रेडिशंस फॉर्म हो रहे हैं हमारे आसपास, किन चीज़ों को नॉर्म माना जाता है, क्या ट्रेडिशन है सोसाइटी के, क्या एटीट्यूड्स हैं, है ना। मोस्टली ये आपका सोशल साइकोलॉजी का पार्ट है, जो हम सोशल साइकोलॉजी में पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि कैसे ये चीज़ें किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ में इम्पैक्ट करती हैं, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं, या सोशियो कल्चर कैसा है, या बिलीव्स कैसे हैं, है ना। तो रिलीजन पर्टिकुलर कौन सा फॉलो हो रहा है वहाँ पे, किस तरीके से, क्या फिलॉसफी, क्या आइडियोलॉजी फॉलो हो रही है, तो ये उस हिसाब से इंडिविजुअल की डेवलपमेंट को डिसाइड करते हैं। ठीक है, सो फोर्थ इज हमारा मैक्रो सिस्टम। ठीक है, क्या क्या यहाँ पे, क्या आपकी सोसाइटी कैसी है ना, क्या सोशल लाइफ कैसी है, सोशल एंड कल्चरल, बिलीफ सिस्टम। ठीक है, क्या फिलॉसफी है,
क्या आइडियोलॉजी है आपकी सोसाइटी की, एंड क्या एटीट्यूड्स हैं, ठीक है, कैसी लैंग्वेज है, कौन सी लैंग्वेज है, कौन सा कल्चर है, कौन सा रिलीजन है, किस हिसाब से है, क्योंकि हर एक जो भी सोसाइटी के ये चीज़ें होती हैं, है ना, ये क्या डिसाइड करती हैं, वहाँ के नॉर्म्स, कि वहाँ पे क्या चीज़ जो है मेजरली क्या चीज़ फॉलो की जाती है ना, वो चीज़ें डिसाइड करती हैं। हर सोसाइटी के अपने हिसाब से रोल मॉडल्स होंगे, है ना। किसी किसी सोसाइटी में हो सकता है किसी पर्टिकुलर क्राइम को इतना ज़्यादा हीनियस माना जाता है कि उसका जो मतलब पनिशमेंट है, इट इज़ स्ट्रेट अवे डेथ, ठीक है। सो इस टाइप से ये भी कल्चरल इन्फ्लुएंस है ना। एंड किस सोसाइटी में हम किस चीज़ को अवार्ड देते हैं, किस चीज़ को ऐसा चीज़ मानते हैं जिसको कि पनिशमेंट मिलनी चाहिए, हमारे रोल मॉडल्स कौन से हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें जो है पार्ट बनाते हैं मैक्रो सिस्टम का। जैसे इंडिया में अगर आप देखें तो जनरली इतने सारे स्पोर्ट्स हैं, लेकिन क्रिकेट इज़ ऑलवेज मोस्ट प्रायोरिटाइज या मोस्ट फेवर्ड स्पोर्ट्स की तरह है। तो फिर ये बहुत से बच्चे जो होते हैं वो क्या कहते हैं, हर कोई बचपन से अपने आसपास क्रिकेटर इतना सुनता है कि ऑलमोस्ट हर दूसरे बच्चे का या ऑलमोस्ट हर बच्चे का यही ड्रीम बन जाता है कि मुझे क्रिकेट खेलना है, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चे की साइकोलॉजी को इन्फ्लुएंस करते हैं जो हमारे सोसाइटल नॉर्म्स होते हैं, ये होता है हमारा मैक्रो सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे आपके रोल मॉडल्स कौन से हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, ठीक है। अब लास्ट है हमारा क्रोनो सिस्टम, ठीक है। फिफ्थ इसमें सिस्टम हम देखेंगे विच इज़ क्रोनो सिस्टम। ओके, सो फिफ्थ है हमारा क्रोनो सिस्टम। क्रोनो सिस्टम, ठीक है। ये 5 हमारे सिस्टम हैं जो यूरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर ने दिए थे, ठीक। सो फिफ्थ इज क्रोनो सिस्टम। क्रोनो सिस्टम कैसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है? क्रोनो सिस्टम, क्रोनो क्या होता है? क्रोनोस वर्ड से आया। क्रोनोस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है टाइम, ठीक है। जैसे आपने क्रोनोलॉजी इस टाइप से वर्ड सुना होगा ना। क्रोनोलॉजी में क्या कहते हैं हम, टाइम में जो चीज़ पहले हुई फिर उसके बाद हुई, उसके बाद हुई, वो चीज़ें हम उस हिसाब से डिसाइड करके बताते हैं, ठीक है। तो क्रोनो सिस्टम में क्या आता है? क्रोनो सिस्टम में बेसिकली टाइम के हिसाब से किसी भी की भी लाइफ के इवेंट्स होते हैं, ठीक है। या तो वो इवेंट्स हो सकते हैं उसकी पर्सनल लाइफ के, या सोशियो हिस्टोरिकल इवेंट्स हो सकते हैं, या फिर टेक्नोलॉजिकल इवेंट्स हो सकते हैं। अगर हम आजकल के टाइम की बात करें तो कि टेक्नोलॉजी ने काफ़ी हमारी लाइफ को इम्पैक्ट किया है। जैसे आज से कुछ साल पहले तो नॉर्मल फ़ोन यूज़ करते थे, उसके बाद ये स्मार्टफोन्स आना, एंड देन अब सोशल मीडिया का इतना आ जाना, तो एआई का आना। तो ये जो टेक्नोलॉजिकल इवेंट्स हो रहे हैं हमारी लाइफ में, ये अलग अलग तरीके से हमारी साइकोलॉजी को इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है। या सोशियो हिस्टोरिक इवेंट्स, जैसे कि सोसाइटी में कोई घटना घट जाना, हिस्टोरिकली किसी चीज़ का हो जाना, है ना, कोई ऐसा ड्रास्टिक इवेंट हो जाना जो वहाँ के लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट कर जाए, या पर्सनली किसी की लाइफ में कुछ होना, है ना। एंड ये नहीं है कि ये ख़राब चीज़ें ही, अच्छी चीज़ें भी इसमें होती हैं, ठीक है। जैसे बच्चा पहले दिन स्कूल जाता है, नई स्कूल की शुरुआत होना, है ना, या किसी की नई जॉब लगना, है ना, जो ड्रीम जॉब लगना, वो एक पर्टिकुलर इवेंट हो जाता है। जो ऐसे इवेंट्स जो कि हमें जनरली याद भी रहते हैं। या किसी का बिजनेस में बहुत तगड़ा लॉस हो जाना जिससे लाइफ एकदम पलट जाए, है ना, या पेरेंट्स का सेपरेट हो जाना। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, ये कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जो हमें टाइम के हिसाब से जो है लाइफ में वो टाइम हमें याद रहता है, वो इवेंट याद रहता है, वो सिचुएशन याद रहती है, एंड उस वजह से जो है डेवलपमेंट में या साइकोलॉजिकली हमें वो चीज़ इम्पैक्ट करती है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आ जाएंगे क्रोनो सिस्टम में आपके सोशियो हिस्टोरिकल इवेंट्स,
ठीक है। सोशियो हिस्टोरिकल इवेंट जैसे कोई आंदोलन वगैरह हो गए बड़े बड़े, है ना, इस टाइप के। टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट हो गए, या पर्सनल इवेंट हो गए, है ना। एंड ये क्या होते हैं, थ्रू आउट द लाइफ स्पैन। ओके, इन द लाइफ स्पैन ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, ओके। सो ये टॉपिक हमारा हो गया यहाँ पे कंप्लीट। ओके, सो आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। एक बार मैं आपको रिवाइज करा दूं कि आज हमने क्या पढ़ा है, सो दैट आपको थोड़ा सा अच्छे से ये समराइज हो जाए एंड सही लगे। ठीक है, तो हम हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का हमने टॉपिक शुरू किया था। हमने हेरिडिटी को समझा कि हेरिडिटी क्या होती है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स, वो ट्रेट्स जो हमें अपने पेरेंट्स से हमारी बॉडी के अंदर मिलते हैं, एंड उसकी फंक्शनल यूनिट होती है जीन्स। ठीक है, फिर हमने जीन्स क्या होते हैं हमारी बॉडी में, कैसे वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, वो चीज़ देखी। ठीक है, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, डीएनए वगैरह, ये सब हमने देखा। एंड ये सब जो है नेचर होता है। ठीक है, एंड उसके बाद जीनोटाइप एंड फिनोटाइप देखा। जीनोटाइप होता है ट्विंस, आइडेंटिकल ट्विंस में सेम, लेकिन फ्रेटर्नल ट्विंस हैं तो उसमें सेम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि फ्रेटर्नल ट्विंस में डिफरेंट एग होता है ऑफ द मदर, एंड आइडेंटिकल ट्विंस या मोनोजाइगोटिक में एक ही जाइगोट होता है, एक ही मदर का एग होता है जो फर्टिलाइज होता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि जीन्स से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ ट्रेट्स तो ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ जीन्स पे डिपेंड करते हैं, एनवायरनमेंट उनको चेंज नहीं कर सकता। एंड ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि बायोलॉजिकल सेक्स, ब्लड टाइप, ठीक है, आई कलर, बॉडी का स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल ऑर्गन्स की मैच्योरेशन। ठीक है, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन उसे बोलेंगे। अब उसके बाद है कि कहीं ना कहीं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे होते हैं जिनकी लिमिट जो है वो तो डिसाइड कर देती है हेरिडिटी कि ठीक है ये आपकी अपर लिमिट है या ये लोअर लिमिट है, इसके अंदर आपको कहीं पे भी ग्रो करना है ये चीज़। ठीक है, एंड वो कितना उसका पोटेंशियल रीच हो पाएगा वो डिसाइड करता है आपका एनवायरनमेंट। अगर तो फ्रूटफुल एनवायरनमेंट मिल गया, फेवरेबल एनवायरनमेंट मिल गया, तो वो चीज़ बहुत अच्छे से फुली एक्सप्रेस हो जाएगी। और अगर एनवायरनमेंट ही ख़राब मिला तो वो चीज़ सप्रेस हो जाएगी उल्टा। ठीक है, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि जीन्स के अलावा एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड करते हैं, जैसे कि इंटेलिजेंस हो गई, किसी की पर्सनैलिटी हो गई, या लाइफस्टाइल डिजीज़ हो गई, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन टाइप करके। तो इसकी वजह से हमें ज़रूरी है कि हम एनवायरनमेंट भी पढ़ें। तो एनवायरनमेंट जो होता है वो होता है हमारी बॉडी के अलावा जो भी एक्सटर्नल कंडीशंस हैं वो हमारे लिए एनवायरनमेंट है। ठीक है, एंड एनवायरनमेंट दो टाइप का होता है। किसी की भी लाइफ में एनवायरनमेंट होता है, वहाँ से लाइफ जो है हमारी वो शुरू होती है कंसेप्शन से लेके एंड ख़त्म होती है डेथ पे। ठीक है, तो इसके बीच जो भी है वो कंप्लीट हमारी लाइफ होती है। तो लाइफ होती है प्रीनेटल एनवायरनमेंट में एंड पोस्टनेटल एनवायरनमेंट में। प्रीनेटल मतलब बिफोर द बर्थ, इनसाइड द मदर वूम। ठीक है, प्रीनेटल एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं जो इम्पैक्ट कर सकती हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं। मदर की एज इज़ अ रिस्क फैक्टर, मदर की हेल्थ डिसाइडिंग फैक्टर है, मदर का न्यूट्रिशन, मदर की मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ कैसी है, उनकी जॉब कैसी है, ऑक्यूपेशन कैसा है, जॉब का नेचर कैसा है, या टेराटोजेंस का एक्सपोजर कैसा है। टेराटोजेंस में जैसे ड्रग्स, मेडिसिन, अल्कोहल या फिजिकल एजेंट्स जैसे एक्सरे हो गया, हार्मफुल टॉक्सिक एनवायरमेंटल वेस्ट, मर्क्यूरी, कार्बन मोनोऑक्साइड, लेड, ये सब हमने देखा, या बायोलॉजिकल इन्फेक्शंस जैसे कि रूबेला, HIV, ये सब हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए थे हमारे प्रीनेटल। उसके बाद हमने देखा था कि पोस्टनेटल में क्या आता है, यानी कि पोस्टनेटल को हम कि बाकी के आफ्टर द बर्थ कौन कौन सा एनवायरनमेंट होता है, किस टाइप से इंसान को इम्पैक्ट कर सकता है, उसको हमने स्टडी किया बाय द हेल्प ऑफ कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट, जो कि कॉन्टेक्चुअल व्यू ऑफ डेवलपमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ये दिया था यूरी ब्रॉनफेनब्रेनर ने, जो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, एंड इन्होंने ये दिया था 5 इकोलॉजिकल सिस्टम्स के रूप में। ये इकोलॉजिकल सिस्टम्स जो है कंसेंट्रिक सिस्टम होते हैं, यानी कि सेंटर में इंडिविजुअल होता है, उसके अराउंड ये 5 सिस्टम्स बने होते हैं, और इसको इकोलॉजी सिस्टम थ्योरी भी
कई बार रेफ़र कर देते हैं, क्योंकि ये सिस्टम थ्योरी इकोलॉजिक सिस्टम थ्योरी इस पर डिपेंड करती है। ठीक है, अब ये सिस्टम कौन कौन से थे? सबसे पहले था इंडिविजुअल, ओके। उसके अराउंड सबसे पहला सिस्टम है माइक्रो सिस्टम, जिसमें कि इमीडिएट उसका जो एनवायरनमेंट आता है वो आता है इमीडिएट एनवायरनमेंट में, जहाँ वो डे टू डे लाइफ में इंटरेक्ट करता है। उसके पेरेंट्स हो गए, उसके टीचर्स, उसके नेबर्स एंड उसके पीयर ग्रुप्स। ठीक है, एंड देन आता है मीजो सिस्टम। मीजो सिस्टम में क्या होता है, जो माइक्रो सिस्टम में जो सिस्टम्स हैं, यानी जो लोग हैं वो आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं एंड उसकी वजह से जो एनवायरनमेंट मिलता है किसी भी इंडिविजुअल को, वो कहलाता है उसका मीजो सिस्टम। ठीक है, फिर आता है एक्सो सिस्टम। एक्सो सिस्टम क्या होता है, जिसमें कि हमारे ऐसे सिस्टम्स होते हैं ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें हम डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करते, लेकिन वहाँ क्या चल रहा है वो चीज़ हमारी लाइफ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है। जैसे ये स्मॉल केस में अगर मतलब देखें तो पेरेंट्स की जो वर्क लाइफ है वो कैसी चल रही है, एंड बहुत बड़े लेवल पे देखें अगर तो जैसे बोर्ड्स का डिसीजन ले रहे हैं जो कि काफ़ी मास लेवल पे इम्पैक्ट डाल सकते हैं लोगों की लाइफ में, है ना। देन हमने देखा मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम में आती है आपकी बेसिकली सोशल लाइफ। ठीक है, सोसाइटी कैसी है, कल्चर कैसा है, क्या नॉर्म्स ट्रेडिशंस क्या फॉलो हो रहे हैं, क्या रोल मॉडल्स हैं किस चीज़ को बहुत ज़्यादा अवॉर्ड किया जाता है, किस चीज़ में पनिशमेंट मिलती है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, फिर आता है आपका क्रोनो सिस्टम, यानी कि लाइफ के इवेंट्स। अब ये इवेंट्स आपके पर्सनल लाइफ के इवेंट्स हो सकते हैं, आपकी पेरेंट्स की लाइफ के इवेंट्स हो सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट हो सकता है लाइफ में, या जैसे इवन जो महामारी आई जैसे कोविड आया वो भी एक इवेंट था, है ना, तो वो भी इसमें हो सकता है, या सोशो हिस्टोरिक इवेंट हो सकते हैं, कोई बड़े आंदोलन या इस टाइप की चीज़ें। तो ये सब हमारा बनाता है क्रोनो सिस्टम। ओके, सो आई होप ये क्लियर है आपको। ये 5 इकोलॉजिकल सिस्टम्स यूरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर ने दिए थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका फिनिश होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का करेंगे। इसके आगे हम पढ़ेंगे कि इसी मॉडल के आधार पे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्या मॉडल आया था वो हम देखेंगे, एंड थोड़ा सा और कुछ जो मेन इसमें फैक्चुअल चीज़ें हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास इससे थोड़ी कम बड़ी होगी, ठीक है, छोटी होगी मतलब कि, ठीक है। तो उसके बाद ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। एंड अगर आपको ये समझ आया है अच्छे से तो प्लीज़ like, share and follow, subscribe the channel, and I see you in the next class. Till then, take care. Bye bye.